हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मोशन। मोशन जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th फिजिक्स का। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 9 दैट इज मोशन। लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स बिगिन मोशन जो कि टॉपिक है क्लास 9 फिजिक्स का। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग 11th या 12th में आगे साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपका बेस बन सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मोशन। फ्रेंड्स देखिए, दुनिया में जो भी चीज़ें होती है, जो भी बॉडीज़ होती है या ऑब्जेक्ट होते हैं, वो दो पोजीशन में होते हैं। आइदर वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं या मोशन में होते हैं। तो हम लोग को मोशन समझने से पहले समझना होगा कि रेस्ट पोजीशन हम लोग किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग रेस्ट किसे कहते हैं। सो ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब हम लोग एक बॉडी को तब कहते हैं कि वो रेस्ट पोजीशन में है जब उसका पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट से चेंज ना हो। ठीक है, मतलब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को एज ए रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और उस रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि वो बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं। अगर वो चेंज नहीं करेगा कंटिन्यूसली तो वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। ठीक है, तो मोशन क्या होता है? तो मोशन को हम लोग सिंपल डिफिनेशन में ये कह सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। मतलब कोई भी बॉडी का अगर मूवमेंट होता है, या तो वो फॉरवर्ड जाता है या बैकवर्ड आता है, मूवमेंट अगर कर रहा है कोई बॉडी, तो वैसे में हम लोग कह सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। ठीक है, सो इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या हो जाएगा? सो एक्चुअल डिफिनेशन होगा, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट दैट इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग ऐसे बॉडी को कहेंगे कि वो मोशन में है जब उसका पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, कोई सी रेफरेंस पॉइंट में। अब रेफरेंस पॉइंट हम लोग कोई भी चीज को मान सकते हैं जो स्टेशनरी हो, जैसे कि कोई शॉप हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, या आपका घर हो सकता है। तो उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करता है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो बॉडी मोशन में है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये एक ट्री लिया है और ये एक साइकिल लिया है। तो यहाँ पे जो ट्री है वो हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और जो साइकिल है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये साइकिल जो है, अभी मान लेते हैं हम लोग ये कितने डिस्टेंस पे है ट्री से। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये अभी 40 मीटर की दूरी पे है। तो कुछ टाइम जब बीतेगा, कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट जब बीतेगा, तब भी ये साइकिल यही पोजीशन पे है, 40 मीटर की ही दूरी पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस रेफरेंस पॉइंट यानी ट्री के रिस्पेक्ट में साइकिल अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम बीतने पर भी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो साइकिल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, आगे देखते हैं मोशन का एग्जाम्पल। तो अब देखिए, यहाँ पे भी हमने ये ट्री को लिया है और ये साइकिल को लिया है। यहाँ पे भी ये जो ट्री है वो हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट, और ये जो साइकिल है इसे हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो देखिए, अभी जो ये साइकिल है वो ट्री से कितनी दूरी पे है, तो मान लेते हैं कि ये अभी जो है वो 10 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब अगर कुछ समय बीतने पर ये साइकिल मूव करता है, मान ले जैसे कि ये साइकिल मूव कर रहा है, तो कुछ समय बीतने पर जब ये साइकिल मूव कर गया तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, तो मान लेते हैं कि अब इसका दूरी है 30 मीटर। ठीक है, तो देखिए, पहले जो साइकिल था वो कहाँ था, यहाँ पे था 10 मीटर की दूरी पे, किससे, रेफरेंस पॉइंट यानी ट्री से। और अब ये साइकिल कहाँ है, ये साइकिल इस पोजीशन पे है, मतलब रेफरेंस पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम बीतने पे साइकिल अपना पोजीशन भी चेंज किया। पहले वो 10 मीटर की दूरी पे था ट्री से, और अब वो 30 मीटर की दूरी पे है ट्री से। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो साइकिल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो किस में है, वो मोशन में है। ठीक है, तो अब हम लोग रेस्ट और मोशन को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन कितने टाइप के होते हैं? तो मोशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका हो जाता है लीनियर मोशन, सेकंड आपका हो जाता है सर्कुलेटरी मोशन, और थर्ड जो आपका हो जाता है वो होता है एक्सेलरेटरी मोशन। तो हम लोग लीनियर मोशन किसे कहते हैं? देखिए, जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसे हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं। मतलब जो भी स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे जो भी हम लोग बाइक, स्कूटर, साइकिल ये सब चलाते हैं जो स्ट्रेट लाइन में चलता है रोड पे, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। ठीक है, फिर आता है सर्कुलेटरी मोशन। तो जो भी ऑब्जेक्ट जो होता है अगर वो सर्कुलर मोशन में हो तो उस तरह के मोशन को हम लोग सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे हैंड्स ऑफ वॉल क्लॉक हम लोग देखें, तो ये क्या होता है, ये
सर्कुलर मोशन में होता है, सर्कुलर घूमता है हैंड्स ऑफ वॉल क्लॉक, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, हम लोग ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन उस तरह के मोशन को कहते हैं जो अपने मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करता है, मतलब आगे जाए और फिर अपने मेन पोजीशन में वापस आए, फिर पीछे जाए, फिर अपने मेन पोजीशन में आए, जैसे पेंडुलम। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो घड़ी दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो पेंडुलम होता है ये अपने मेन पोजीशन से एक बार टू जाता है, एक बार फ्रो जाता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो क्लास 9 में हम लोग को सिर्फ ये लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है, बाकी ये दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है, तो हम लोग इस लीनियर मोशन के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस लीनियर मोशन को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज को जानना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग किसे कहते हैं? तो इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब जो भी कोई बॉडी होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसके जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, इट हैज़ टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर, मतलब कोई भी जो बॉडी होगी या ऑब्जेक्ट होगी उसके किसी भी प्रॉपर्टी को हम लोग दो टाइप्स में बांट सकते हैं, आइदर स्केलर और वेक्टर में। तो हम लोग स्केलर किसे कहते हैं? तो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, मतलब वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, तो उस तरह क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि आपका हाइट हो गया, अगर आपका हाइट का हम बात करें तो आपका हाइट मान लेते हैं कि आपका हाइट है 5 फीट। ठीक है, तो ये जो 5 फीट है वो आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपकी वेट का हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका मान लेते हैं कि वेट आपका है 40 kg, तो 40 kg भी क्या है? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो हाइट, वेट, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देख लेते हैं स्पीड, डिस्टेंस, ये सब भी क्या है? ये सब भी स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। अगर हम लोग कहते हैं कि कोई बॉय का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, कोई लड़का है जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, तो हमें ये तो पता चल रहा है कि उसका स्पीड कितना है, बट वो किस डायरेक्शन में दौड़ रहा है ये हमें पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो स्पीड भी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। उसी तरह डिस्टेंस, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके स्कूल से आपके घर का दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, तो आप कहते हैं 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 8 किलोमीटर। तो इससे ये तो पता चलता है कि आपके स्कूल से आपका घर का डिस्टेंस कितना है, बट इससे ये नहीं पता चलता है कि आपके घर से आपका स्कूल किस डायरेक्शन में है। तो स्पीड, डिस्टेंस, ये सब क्या है? ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। उसी तरह नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? सो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, मतलब हमें पता चले कि उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है प्लस डायरेक्शन भी पता चले। जैसे जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन भी पता रहता है। उसी तरह एक्सेलरेशन भी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें इस चैप्टर में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना है। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन, तो मोशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं? तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिस्टेंस, सेकंड में आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, थर्ड आपका हो जाएगा स्पीड, फोर्थ आपका हो जाएगा वेलोसिटी एंड फिफ्थ आपका होगा एक्सेलरेशन। ये जो पांचों आपके फिजिकल क्वांटिटीज है ये इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इन पांचों को हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब जो भी एक्चुअल लेंथ किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है उसे ही हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको और अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस ट्रैक ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा हो गया डिस्टेंस ट्रैक, और यहाँ पे मैं सभी की दूरी 10-10 मीटर की ले रहा हूँ, मतलब ये जितनी भी दूरी है ये सब 10-10 मीटर्स की दूरी है। और यहाँ पे मैं 3 पोजीशन ले रहा हूँ, ए, बी और सी, और जो भी ये डिस्टेंसेस मैंने दूरी ली है वो सभी डिस्टेंस इन मीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बॉय को लेता हूँ। ठीक है, अब एक केस ले लेते हैं, मान लेते हैं केस 1। ठीक है, यहाँ पे हमें निकालना है केस 1 में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो मान लेते हैं बॉय सबसे पहले ए से बी तक गया। ठीक है, तो बॉय जब बी पे पहुंच गया तो उसने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया? ठीक है, तो देखिए बॉय ए से चलना शुरू किया जहाँ पे 0 मीटर लेंथ था। ठीक है, और वो बी तक गया जहाँ पे 100 मीटर है। तो मैंने डिस्टेंस का डिफिनेशन क्या बताया? द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब
बॉय जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया है फ्रॉम ए टू बी वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ ए टू बी तक कितना डिस्टेंस है, तो देखिए यहाँ ए टू बी तक 100 डिस्टेंस, तो यहाँ पे बॉय का डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी, तो बॉय का डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और केस 2 देखते हैं। तो केस 2, तो केस 2 में हम ले लेते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम पोजीशन ए टू सी वाया बी। मान लेते हैं कि सबसे पहले बॉय ए टू बी गया, ठीक है, तो बॉय जब बी पहुंच गया उसके बाद वो बी पोजीशन से मुड़ जाता है और वो फिर बी टू सी पोजीशन पे जाता है। तो अब बॉय सी पोजीशन पे पहुंच गया, तो अब बॉय ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम ए टू सी वाया बी। ठीक है, तो देखिए बॉय जब ए टू बी गया तो वो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसा कि हमने केस 1 में देखा था। ठीक है, अब बी टू सी तक कितना डिस्टेंस है, तो बी टू सी का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 100 टू 90, 90 टू 80, 80 टू 70 और 70 टू 60 तक का डिस्टेंस निकालना होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये सारे गैप 10-10 मीटर के हैं, तो यहाँ 100 से 90 कितना मीटर हो जाएगा, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। 90 टू 80 कितना हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा। 80 टू 70 ये भी 10 मीटर हो जाएगा और 70 टू 60 ये भी 10 मीटर हो जाएगा। तो बी टू सी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस चारों को ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। तो हमारा बी सी क्या हो गया, 40 मीटर हो गया। तो अब देखिए हमारे बॉय का डिस्टेंस निकालना था ए से सी तक, तो बॉय सबसे पहले ए से बी गया था और फिर बी टू सी गया था। तो अगर हमें बॉय का डिस्टेंस ए टू सी चाहिए तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए से बी तक जोड़ेंगे और फिर बी से सी, मतलब ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे ए बी और बी सी का वैल्यू क्या है, तो ए बी हमारा यहाँ पे 100 मीटर है और बी सी हमारा 40 मीटर है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आएगा 140 मीटर। तो ये हमारा बॉय का डिस्टेंस हो जाएगा 140 मीटर फ्रॉम ए टू सी वाया बी, मतलब ए से लेके बी और फिर बी से सी तक बॉय कितना चलता है, तो बॉय 140 मीटर तक चलता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो डिस्टेंस का जो पहला प्रॉपर्टी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं कि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए कि ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो है मीटर, और इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब नोट करने वाला बात ये है कि डिस्टेंस को हम लोग, डिस्टेंस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइल्स एक्सेट्रा। मतलब डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड माइल्स में भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको कहते हैं, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा किसी भी पाथ के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो चलिए डिस्प्लेसमेंट को भी एक एग्जांपल की मदद से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे भी मैं एक डिस्प्लेसमेंट ट्रैक ले रहा हूँ। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट ट्रैक हो गया और यहाँ पे भी मैं सबकी की दूरी 10-10 मीटर की लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं 3 पोजीशन ले लूँगा, ए, बी और सी। और यहाँ पे भी जो सारे डिस्टेंसेस है वो डिस्टेंस इन मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक गर्ल को ले लेता हूँ। ठीक है, और एक केस 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो मानते हैं कि सबसे पहले ये गर्ल है जो वो ए टू बी पोजिशन पे जाती है। ठीक है, तो अब गर्ल जो है वो बी पोजीशन पे पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद क्या करती है कि वो गर्ल मुड़ती है और वो बी टू सी पोजीशन जाती है। ठीक है, तो अब वो गर्ल कहाँ पहुंच गई, तो वो गर्ल अब पहुंच गई सी पोजीशन पे। ठीक है, तो अब हमें इस गर्ल का ए टू सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट का भी मैंने डेफिनेशन क्या बताया, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे जो गर्ल का इनिशियल पोजीशन क्या है, तो इनिशियल पोजीशन है ए। ठीक है, तो गर्ल क्या की थी, गर्ल पहले ए टू बी गई थी और फिर बी टू सी गई, तो इसका फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सी। तो
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन मतलब ए और सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ए और सी का जितना भी डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे ए से लेकर सी तक का कितना डिस्टेंस है? 60 मीटर। तो 60 मीटर ही यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और केस 2 देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा केस 2। केस 2 में ये मान लेते हैं कि ये गर्ल सबसे पहले ए टू बी पोजीशन तक जाती है, ठीक है, और वो बी में जाके मुड़ जाती है और फिर वो बी से वापस ए पोजीशन तक आ जाती है, ठीक है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मतलब इस गर्ल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए कितना होगा, ठीक है। तो देखिए ये गर्ल अपना जर्नी स्टार्ट की थी ए से, सबसे पहले ये ए से बी तक गई और फिर वो बी से वापस ए तक आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे गर्ल का इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन भी क्या है? ए। तो गर्ल का इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है ए, और ए का वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे गर्ल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए यहाँ पे गर्ल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो हम डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल को समझ चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है? वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सेकंड है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसा मैंने पिछले एग्जांपल में दिखाया कि ये जीरो हो सकता है, तो उसी तरह ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इसका आता है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो डिस्टेंस की तरह इसका भी एसआई यूनिट क्या है? मीटर है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेटेड, ठीक है। तो सम एग्जांपल्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर डिफरेंट, ठीक है। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन डिफरेंट है तो डिस्टेंस क्या आता है और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, ठीक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी में क्या डिस्टेंस है? तो ये एक इसके लिए एक फिगर ले लेते हैं। तो फिगर हमारा ये आ गया, ये ए, ये बी और ये सी हो गया, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए टू सी। तो सबसे पहले इन लोगों को लेबल कर देते हैं। तो मान लेते हैं ये ए सी 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? ए से सी तक डिस्टेंस भी निकालना है और ए से सी तक डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जो भी एक्चुअल ट्रेवल किया जाता है पाथ, उसी को हम लोग ऐड करते जाते हैं, तो उस तरह से डिस्टेंस निकल जाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए क्या होगा? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए से सी तक जाने के लिए ए टू बी एंड फिर बी टू सी जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है? 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो गया इस पोजीशन में? 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था? जी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या है? ए, और फाइनल पोजीशन क्या है? सी। तो ए और सी का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है? तो ये है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, ए टू सी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन और सेम, जब दोनों पोजीशन सेम रहेगा तो कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए में यहाँ लेना है। तो यहाँ पे एक फिगर ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारा फिगर, ठीक है, ये ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ए टू ए का हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? ए टू बी जाएंगे, बी टू सी एंड फिर सी टू ए। तो उसी तरह से लिख देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इन सब के वैल्यूज हम लोग लिखेंगे। तो ए बी का वैल्यू 5 किलोमीटर, बी सी का 3 किलोमीटर एंड सी ए का 4 किलोमीटर। तो ये तीनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 12 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाना चाहिए? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा
0, जैसा कि मैंने पिछले फिगर में भी समझाया था। ठीक है, तो चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। ठीक है, तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डी टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर ले लेते हैं, ये एक सर्कल है। ठीक है, तो जिसका ऑरिजिन हो गया ये ओ और ये रेडियस है जो हम लोग आर से ले रहे हैं। ठीक है, ये पोजीशन हो गया आपका डी। ठीक है, तो ये आपका एक सर्कुलर ट्रैक है, तो इसमें हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम डी टू डी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे रेडियस आर लिया है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो इसका डिस्टेंस इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2πr, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2πr। ठीक है, अगर हम लोग आर की जगह कोई वैल्यू लेते, अगर हम लोग मान लेते हैं कि आर का वैल्यू 4 लेते, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाता है 8π हो जाता। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट में फिर से मैं बता रहा हूँ कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है यहाँ पे डी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में डिस्टेंस लिया है और राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में वो क्या है कि डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है वो होता है कि एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब कि कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल में पाथ ट्रेवल करते हैं उस पाथ को ही हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अगर कोई पाथ ट्रेवल करता है तो उसमें जो भी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे ही हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है डिस्टेंस में कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है और डायरेक्शन नहीं मिलता है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट में हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों का पता चलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस में इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो। मतलब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट में इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले कुछ एग्जांपल्स में भी दिखाया। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड। सो व्हाट इज स्पीड, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है किसी बॉडी के द्वारा पर यूनिट टाइम में, मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पे देखिए ये पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय। यहाँ पे पर यूनिट टाइम है तो पर यूनिट का मतलब हो गया, मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। यहाँ मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइड, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि फॉर्मूला इसका क्या हो गया, स्पीड का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम लोग इसका एसआई यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि डिस्टेंस के एसआई यूनिट से टाइम के एसआई यूनिट को डिवाइड कर देंगे। तो हमारा डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हमारा डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम के एसआई यूनिट से। तो टाइम का एसआई यूनिट क्या हो गया हमारा सेकेंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो हमारे स्पीड का एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड ये हो गया हमारा स्पीड का एसआई यूनिट। तो अब स्पीड के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। मतलब स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं पाया जाता है। तो स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इट ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब स्पीड हमेशा क्या रहेगा, स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव या जीरो नहीं होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। जैसा कि मैंने अभी यहाँ आपको बताया कि इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पीड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी को पढ़ते हैं। तो व्हाट इज वेलोसिटी,
वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब गिवन डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में चला जाएगा उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। पर यूनिट मैंने आपको बताया था कि पर यूनिट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, तो यहाँ भी पर यूनिट टाइम है मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन, मतलब डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन को क्या कहते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन ए गिवन डायरेक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मैंने पीछे बताया था। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल s से और टाइम को स्मॉल t से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। तो v इज इक्वल टू s बाई टी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाला बात यह है कि जब मैं आप लोगों को स्पीड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, बट मैंने आपको कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया कि हम लोग न्यूमेरिकल में क्या यूज़ करेंगे। तो स्पीड के लिए भी हम लोग न्यूमेरिकल में इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू एस बाई टी। देखिए, यहाँ पे हम लोग स्पीड को भी स्मॉल v से दिखाते हैं और वेलोसिटी को भी स्मॉल v से दिखाते हैं, डिस्टेंस को भी हम लोग स्मॉल s से दिखाते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी स्मॉल s से दिखाते हैं। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना होता है कि स्पीड जो होता है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसी तरह से डिस्टेंस जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए दोनों का फॉर्मूला को हम लोग v इज इक्वल टू एस बाई टी लिख सकते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल के लिए v इज इक्वल टू एस बाई टी बोथ स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वेलोसिटी के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो वेलोसिटी का जो पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा वो है इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब मैंने भी बताया कि वेलोसिटी क्या है, हमारा वेलोसिटी जो हमारा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हमें दोनों का पता चलता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। इसका मतलब कि वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड की तरह ही वेलोसिटी का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का डिफिनेशन देख चुके हैं, फॉर्मूला देख चुके हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और स्पीड और वेलोसिटी का बेसिक सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड में स्पीड ले रहा हूँ और राइट साइड में वेलोसिटी को ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं स्पीड में। तो स्पीड का डिफिनेशन क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। और हमारा वेलोसिटी क्या होता है, तो हमारा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। उसी तरह वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, हम लोग स्पीड को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एस बाई टी और हम लोग वेलोसिटी को भी क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एस बाई टी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, मतलब ये हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है और डायरेक्शन नहीं देता है। ठीक है, और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेलोसिटी से हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ दोनों मिलता है। ठीक है, अगर आप याद रखना चाहते हैं इसे तो v फॉर वेक्टर एंड v फॉर वेलोसिटी। ठीक है, उसी तरह s फॉर स्केलर एंड s फॉर स्पीड। ठीक है, तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब स्पीड जो है वो हमेशा हमें पॉजिटिव मिलता है। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी का, तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड। इसका भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कंप्लीट हो गया स्पीड और वेलोसिटी में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। सो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जब भी एवरेज स्पीड निकालना रहेगा तो जितना भी डिस्टेंस आएगा हम सभी डिस्टेंस को ऐड करके
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना भी टोटल टाइम रहेगा सबसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी हम किस तरह निकालेंगे, तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने को कहा जाएगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा उसको हम फाइनल वेलोसिटी के साथ ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो ये हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मोशंस कितने टाइप के होते हैं। सो टाइप्स ऑफ मोशन। तो देखिए मोशन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हम लोग किसे कहते हैं। सो व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस चलता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिस्टेंस ट्रैक ले रहा हूँ जिसको मैं 3 पोजीशंस ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पोजीशन ए बी सी ले लेता हूँ और यहाँ पे जो डिस्टेंस ले रहा हूँ वो 0 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइम भी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइम ले रहा हूँ 8 AM 9 AM एंड 10 AM। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा और ये मेरा टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक राइडर ले लेता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये राइडर सुबह 8 बजे 8 AM में ए पॉइंट से निकलता है। सबसे पहले वो ए टू बी पोजीशन जाता है। ठीक है, तो वो बी पोजीशन पे कितने बजे पहुंचता है, तो वो बी पोजीशन पे 9 AM मतलब 9 बजे पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद वो 9 बजे बी पोजीशन से निकलता है और वो 10 बजे सी पोजीशन में पहुंचता है। ठीक है, तो जब वो ए से बी तक चला तो वो कितना डिस्टेंस चला था, तो वो 100 किलोमीटर चला। तो ये 100 किलोमीटर चलने में उसे कितना टाइम लगा, तो 8 AM से 9 AM मतलब उसे 1 आवर का टाइम लगा। उसी तरह जब वो बी से सी गया मतलब 100 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर गया, तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो तब भी वो 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। और उसे उस बी टू सी ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा, तो उसे 9 AM टू 10 AM मतलब यहाँ पर भी उसे 1 आवर का टाइम लगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए टू बी चल रहा, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर और उसे टाइम कितना लगा 1 आवर का। उसी तरह बी टू सी चला तब भी वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर और यहाँ भी उसे कितना टाइम लगा 1 आवर का ही लगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वल डिस्टेंस है दोनों जगह और टाइम इंटरवल भी क्या है इक्वल। तो इसी को हम लोग कहते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब जितना भी टाइम बीत रहा है तो हर बीतते समय में वो इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है। हर 1 आवर में वो 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरह की मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जब भी कोई इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चले, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का हम लोग ग्राफ भी देखते हैं। तो चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए हम लोग एक्स एक्सिस को बनाते हैं। तो ये हम लोग एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। ये जो बीच में है इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं और इसको ऑरिजिन कहते हैं। तो ओ एक्स हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ओ वाई जो है हमारा वो वाई एक्सिस हो गया। तो हम लोग एक्स एक्सिस साइड टाइम को लेते हैं और वाई एक्सिस में डिस्टेंस को लेते हैं। तो जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है वो टाइम वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ होता है और इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये जो रेड लाइन से मैं दिखा रहा हूँ रेड एरो से, तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन क्या है, सो व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स unequal distance in equal interval of time then the motion is said to be non-uniform motion। unequal distance मतलब यहाँ पे जो distance है वो क्या, unequal distance in equal interval of time। मतलब यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम रहेगा बट डिस्टेंस हमेशा चेंज हो जाएगा। या तो डिस्टेंस हो सकता है पहले से ज्यादा हो जाए या पहले से कम हो जाए। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए इसको एक एग्जांपल से और अच्छी तरह से समझें। तो यहाँ पे मैं फिर से सेम एग्जांपल लूंगा। ये एक पाथ ले रहा हूँ मैं जिसके 3 पोजीशंस दिखा रहा हूँ। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्टेंस लेता हूँ इस बार 0 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइमिंग लेता हूँ वो 9 AM 10 AM एंड 11 AM। ठीक है, तो ये मेरा डिस्टेंस हो गया, ये मेरा टाइम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक राइडर ले रहा हूँ। जो राइडर मान लेते हैं कि सुबह 9 बजे ए पोजीशन से चलना शुरू करता है, तो ये ए पोजीशन से चल के बी पोजीशन तक पहुँचता है 10 बजे। ठीक है, तो यहाँ से ए टू बी ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। ठीक है, उसके बाद वो बी से चलना शुरू करता है और वो
सी पोजीशन तक पहुंचता है, ठीक है। तो सी पोजीशन वो पहुंचता है 11 बजे, ठीक है, और तब तक वो 300 डिस्टेंस कवर कर चुका रहता है। तो जब ये राइडर ए टू बी गया तो वो कितना डिस्टेंस चला, 100 किलोमीटर, ठीक है, और उसे कितना टाइम लगा, 1 आवर का टाइम लगा। और जब वो राइडर बी टू सी गया तो वो कितना डिस्टेंस चला, 200 किलोमीटर, ठीक है, और उसको कितना टाइम लगा, 1 आवर, ठीक है। तो मतलब ये कि यहाँ पे एक बार राइडर 100 किलोमीटर चला है 1 आवर में, ठीक है, और सेकेंड बार में 200 किलोमीटर चला है 1 आवर में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि डिस्टेंस जो है वो ज्यादा चला। पहली बार अगर 100 किलोमीटर चला तो अगली बार 200 किलोमीटर चला, मैंने दुगना चला, कितना, वही सेम टाइम ड्यूरेशन में। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि पहली ड्यूरेशन फर्स्ट आवर में जब राइडर चल रहा था तो वो 100 किलोमीटर चला 1 घंटे में, और जब सेकेंड आवर में वो चला तो वो 200 किलोमीटर चला। तो ये दोनों सेम नहीं है, सेम डिस्टेंस नहीं है, ये अनइक्वल डिस्टेंस हो गया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है, और एक वाई एक्सिस लेंगे, और ओरिजिन ओ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस साइड यहाँ भी हम लोग टाइम को रखेंगे और वाई एक्सिस में डिस्टेंस को रखेंगे। तो जो इसका जो ग्राफ होता है नॉन यूनिफॉर्म का वो जिगजैग मोशन में होगा। तो इस तरह का ग्राफ आपका आ सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये जरूरी नहीं है कि इसी तरह हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कोई भी जिगजैग तरह से आपका ग्राफ आ सकता है। तो ये आपका ग्राफ हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ डाउनवर्ड कर्व और अपवर्ड कर्व भी बनता है, ठीक है। तो ये दोनों भी हमारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरह के ये तीनों ग्राफ हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं, जो कि है हमारा एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? The rate of change of velocity of an object with respect to time is called acceleration। मतलब अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपना वेलोसिटी को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू चेंज। मतलब जो भी वेलोसिटी चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा उस वेलोसिटी को चेंज होने में, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। बट जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इतना लंबा तो फॉर्मूला लिख के यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग इस फॉर्मूला को छोटा करने के लिए क्या करेंगे? डोनेशंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या डोनेशंस यूज करते हैं। तो ये देखिए, तो हम लोग जो है इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल ए को इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो गया हमारा ए इज इक्वल टू, और हम लोग फाइनल वेलोसिटी के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग स्मॉल वी को यूज़ करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग स्मॉल यू को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब क्या हो जाएगा? वी माइनस यू, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई, और टाइम टेकन के लिए हम लोग स्मॉल टी का यूज़ करते हैं, सो स्मॉल टी। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, और इसी फॉर्मूला को हम लोग न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन कंप्लीट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं और डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखेंगे, इट्स एस आई यूनिट। तो इसका एस आई यूनिट क्या होगा? तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग एक्सेलरेशन का एस आई यूनिट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो मतलब ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है? फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी माइनस हो रहा, मतलब एक वेलोसिटी से दूसरा वेलोसिटी माइनस हो रहा है। तो जब एक वेलोसिटी से दूसरा वेलोसिटी माइनस होगा तो हमारा जो एंड रिजल्ट आएगा वो भी एक वेलोसिटी होगा,
ठीक है। तो अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम है। तो हम लोग को एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा, ऊपर वेलोसिटी है नीचे टाइम है, तो हम लोग वेलोसिटी के एसआई यूनिट से टाइम के एसआई यूनिट को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट निकल जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो हमारा वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और हमारा टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो हम लोग मीटर पर सेकंड से जब सेकंड को डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, a इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हो गया। अब हम लोग ये नीचे है डिवाइडेड बाय है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के SI यूनिट से, तो टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। जब सेकेंड सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग यही एक्सेलरेशन तक पढ़ेंगे। इसके मैं आगे 2 पार्ट और वीडियोस के लाऊंगा। तो सेकंड पार्ट के वीडियो में जो हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे वो ये रहा। सेकंड पार्ट में हम लोग इसके पढ़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डेरिवेशन एंड ग्राफ्स ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ मोशन। मतलब जितने भी डेरिवेशन एंड ग्राफ्स है इस चैप्टर में वो हम लोग सेकंड पार्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस चैप्टर। मतलब इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे मैं थर्ड पार्ट में कवर करूँगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। तो जाते जाते मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, अगर आज के ज़माने में अगर आप घर बैठे बैठे कुछ सीखना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन या अपॉर्चुनिटी है तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी डिजिटल मार्केटिंग का जो मार्केट है वो बहुत बूम हो रहा है, सबको डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही आने वाले समय में भी इसका बहुत फ्यूचर है। तो अगर आप चाहें तो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। ये एक कंपनी है $25 वन अप, ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है और जैसा कि आप देख सकते हैं इनका ना कोई मंथली फ़ी है ना कोई हिडन चार्जेस है, बट एक बार आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा। उसके बाद आप इनसे जुड़ के आराम से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और अपना डिजिटल मार्केटिंग करना शुरू कर सकते हैं। मतलब कि आप रोज़ाना 2-3 घंटे घर में खुद ही बैठ के अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका एक साइड इनकम हो जाएगा, आपका पार्ट टाइम में ही आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो मेरी एक फ्रेंड है मोनिका पाल जो आपको ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है। तो अगर आप चाहें तो इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पे दे दिया है, ये मिस मोनिका 044 है। तो आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आपको वहाँ से पूरा गाइड कर देंगे कि कैसे ज्वाइन करना है और कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई भी क्वेरी आपको एजुकेशनल के फील्ड में आती है साइंस या मैथ्स में, तो आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, तो मुझे भी आप फॉलो करके डायरेक्ट मुझे मैसेज करके अपने कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहेगा तो उस क्वेरी को मैं ज़रूर दूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय। So friends, I hope you liked the video. If you liked the video, then hit the like button and share it with your friends, schoolmates and classmates. And don't forget to subscribe the channel. Okay friends, bye for now. Stay home, stay safe.